नमस्कार, मैं भूपेश प्रताप सिंह, सहायक प्रोफेसर प्राचीन इतिहास विभाग, मदन मोहन मालवीय पीजी कॉलेज काला काकर प्रतापगढ़। मैं आज आप लोगों को गुप्तकालीन प्रशासन के बारे में कुछ बताऊंगा। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि गुप्त युग को इतिहास में स्वर्ण युग के नाम से जाना जाता है। इस युग में कला, अर्थव्यवस्था, समाज आदि सभी क्षेत्रों में अभूतपूर्व वृद्धि या अभूतपूर्व विकास हमें देखने को मिलता है। इसी तरह प्रशासन में भी हमें कुछ अलग संभावनाएं दिखती हैं। यदि हम मौर्य काल से तुलना करें तो गुप्तकालीन प्रशासन निश्चित रूप से और विकेंद्रीकृत स्वरूप में था। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि उस समय का जो प्रशासन था वह विशेष रूप से केंद्रीय और प्रांतीय दो भागों में बटा हुआ था। केंद्रीय प्रशासन जो सीधे शासक द्वारा प्रशासित होता था और शासक को सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होती थी। मंत्रिपरिषद के जो सदस्य होते थे वो उच्च कुल के लोग होते थे और उन्हें साधारणतया अमात्य कहा जाता था। अब यदि हम प्रांतीय प्रशासन की बात करें तो यह एक व्यापक व्यवस्था थी और जैसा कि मैंने अभी पहले ही आपको बताया कि मौर्यकालीन प्रशासन इतना ज्यादा विकेंद्रीकृत नहीं था जितना कि गुप्त काल में हमें प्रशासनिक व्यवस्था देखने को मिलती है। गुप्त काल में प्रांत कई छोटे छोटे इकाइयों में बटे हुए थे। सबसे पहले हम जानते हैं कि प्रांत को उस समय पर क्या कहा जाता था। प्रांत को उस समय पर भोक्ति, अमन आदि कहा जाता था और इसके जो प्रमुख होते थे उनको उपरिक या गोप्ता कहा जाता था। ये जो प्रांत प्रमुख होते थे विशेष रूप से ये राज परिवार के या राजकुल के ही सदस्य होते थे। प्रांत पुनः छोटी इकाइयों में बटे थे जिन्हें विषय कहा जाता था। आज के संदर्भ में यदि देखें तो उन्हें हम जिलों से उनकी तुलना कर सकते हैं और इन विषयों के जो अधिकारी थे उनको विषयपति कहा जाता था। इसी तरह विषय या जिले भी पुनः विकेंद्रीकृत थे और उन्हें वीथि कहा जाता था। जैसे आज जिलों को तहसीलों में बांटा जाता है वैसे ही उस समय पर उन्हें वीथि कहा जाता था और वीथि पुनः पेठ और ग्राम में विभाजित होते थे। इस तरह से गुप्तकालीन प्रशासनिक व्यवस्था में प्रांतीय स्तर से लेकर ग्रामीण स्तर तक या ग्राम तक आप देखते हैं कि पर्याप्त विकेंद्रीकरण की व्यवस्था थी। इसके अलावा न्यायिक व्यवस्था भी या न्यायिक प्रशासन भी अलग से हमें देखने को मिलता है। न्यायिक प्रशासन में हम देखते हैं कि जमीन या भूमि और अपराध दोनों न्यायालय अलग अलग थे। भूमि से संबंधित न्यायालय अलग और अपराध से संबंधित न्यायालय अलग। और जो ये न्यायाधीश होते थे उस समय पर उन्हें महादंडनायक, दंडनायक आदि उपाधियां प्राप्त थी। इसी तरह हम देखते हैं कि सेना में भी कुछ अधिकारी हमें मिलते हैं और सेना भी प्रशासन के में या ऐसा कह सकते हैं कि सेना भी प्रशासन में अपना योगदान देती थी और जो प्रमुख सैन्य अधिकारी होता था उसे महाबलाधिकृत कहते थे। धन्यवाद।